ठीक है, तो अब मैं वो ज्ञान दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। फिर है ना, फिर आप लोग 12th में हो जाओ, ठीक है, फिर 12th वाला ज्ञान मिलेगा, अभी ले लो ज्ञान, ठीक है। तो बेटा अगर मैं मेरा हमेशा ये मानना है कि बच्चों ने 100% सिलेबस नहीं किया होता, तो मैं ये मान के चलूं कि आप लोगों ने भी 100% अपना सिलेबस नहीं किया, स्टिल अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, ये मैं बोल सकती हूँ मेरी पूरी क्लास में अगर 25 बच्चे भी यहाँ बैठे तो 25 के 25 बच्चों का बैकलॉग होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको बच्चे यही करना है, जो चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से किए हैं ना, जो चैप्टर आप लोगों को अच्छे से आते हैं पेपर में, प्लीज मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ वही चैप्टर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आप लोगों को आते हैं। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं तो तुम्हें अगर पीरियोडिक आता है, प्लस तुम्हें क्या बोलते हैं केमिकल आता है ना, तुम्हें जीओसी आता है, तुम्हें हाइड्रोकार्बन आता है, ठीक है, तो प्लीज इन चारों चैप्टर के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। थर्मोडायनेमिक्स नहीं आता छोड़ दो, इक्विलिब्रियम नहीं आता है छोड़ दो। आप लोग ज्यादा करने के चक्कर में जाते हैं और उससे भी बुरी हालत हो जाती है, ठीक है। तो आप ज्यादा करने के चक्कर में जाएंगे, इतने इजी तो क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेंगे नहीं कि ये आए और तुक्का मारा और ठीक हो गया, नहीं आता, डाउट है तो वो गलत ही होने वाला है बेटा, ठीक है। तो इससे बेटर है कि नेगेटिव मार्किंग कराओ, उन क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट ना करो ना जो तुम्हें नहीं आते हैं, जो तुम रिवाइज ही नहीं करके गए चैप्टर्स, तो फिर क्यों अटेम्प्ट करने वो वाले क्वेश्चंस, बताओ मेरे को, क्यों करने हैं वो, मत करो। तुम्हें मैंने कितने चैप्टर मतलब जितने भी तुम्हारे टेस्ट में आ रहे हैं वो सारे मैंने करवा रखे हैं, तुम अपने मन पसंद के कोई भी कर जो 6 चैप्टर, 6 से 7 चैप्टर, अगर एक दो नहीं आते हैं तो दो छोड़ दो अभी, मतलब नहीं आने का मेरा मतलब है रिवाइज नहीं किए हैं तो छोड़ दो ना उसको, उसके क्वेश्चंस मत करना। और मैम नंबर कटेंगे, वो तो कटेंगे, ऑब्वियस सी बात है, पर नेगेटिव से तो बचोगे ना, नेगेटिव से तो बचोगे। बच्चे अगर तुम्हारे 50 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उसमें से तुम्हें तुम्हें पता है कितने करने होते हैं, 45 करने होते हैं, है ना, 35 सेक्शन ए में, 10 आपको आउट ऑफ 15 करने होते हैं सेक्शन बी में। तो अगर मेरे बच्चे 50 में से 30 क्वेश्चन भी उनको आते हैं ना, तो मेरे लिए तो बहुत, वो बोलते हैं ना मोजे वाली बात हो जाएगी, बहुत अच्छी बात हो जाएगी मेरे लिए। अगर तुम लोगों को 30 क्वेश्चन भी आते हैं आउट ऑफ 50, बहुत है मेरे लिए। आप पहले इतना तो करो, 30 तो करो, 30 यानी कि 120 मार्क्स भाई बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। नीट में तो आपको नो डाउट ज्यादा चाहिएंगे, मैं अभी की बात कर रही हूँ। 120 मार्क्स तो लाओ, 50 में से 30 क्वेश्चन, मैंने तुम्हें 20 क्वेश्चन की छूट दे दी भाई, अब 20 क्वेश्चन अब तुम लगा लो। 20 क्वेश्चन अगर मान लो तुम थर्मोडायनेमिक्स नहीं करके गए तो कितने क्वेश्चन बताए थे मैंने कल थर्मोडायनेमिक्स में, 7 के आसपास बताए थे ना, ठीक है, चलो 7 उसको छोड़ दो। इक्विलिब्रियम नहीं आता, 7 उसको छोड़ दो, कितने 14 क्वेश्चन, फिर भी अभी भी 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम छोड़ सकते हो। तो क्या तुम अपने इक्विलिब्रियम से शायद 4 बोले थे मैंने, चलो मैं अभी 6 मान लेती हूँ, चलो ठीक है। फिर भी तुम्हें मैं बोल रही हूँ सिर्फ अपने मन पसंद के 50 में से 30 ढूंढने हैं, लेकिन फिर मेक श्योर करना कि जो ये तुम 30 कर रहे हो ना इसमें से फिर तुम्हारा 1 या 2 ही गलत हो बस, फिर तो क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी, पता चले अटेम्प्ट ही 30 किए हैं जिसमें से सिर्फ 10 ही ठीक है 20 गलत, या 15 ही ठीक है 15 गलत, फिर तो कुछ नंबर ही नहीं आएंगे ना, फिर तो 20-30 नंबर ही आएंगे बस पेपर में। यस मैम 9 क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स और 7 क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम से। हाँ 16, अभी भी 16 हुए। यस 4 क्वेश्चन क्या कहते हैं, कोई और चैप्टर तुमने नहीं कर रखा तो वो भी तुम छोड़ सकते हो, इसलिए मैं कह रही हूँ जो आता है वो करो, मैं हमेशा बोलती हूँ। इससे पता है तुम्हें ही अच्छा लगेगा, क्यों, क्योंकि जब तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट आती है ना तो उसमें तुम्हारी एक्यूरेसी लिखी होती है, अगर तुम्हें मालूम हो तो तुम्हारा नेगेटिव जितना कम होगा ना तुम्हारी एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी। और आज भी जो 12th के मेरे बच्चे हैं वो एक्यूरेसी को लेके ही बहुत ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी ही नहीं आ रही, क्योंकि वो नेगेटिव ही इतना करवा देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, और ये बहुत अच्छा बोलते हैं ना तरीका है एक्यूरेसी इंप्रूव करने की, जो तुम्हारे फुल सिलेबस टेस्ट हो रहे हैं।
अब तुम देख लो जितने भी तुम्हारे, आई थिंक 15 फैब तक की तुम्हारी क्लासेस लग रही हैं, तो तब तक देख लेना तुम्हारे कितने टेस्ट हो जाएंगे। एक 21 को है, एक 28 को है, उसके बाद मुझे नहीं पता है, वो देख लेना तुम लोग कब है वो, बाकी मैं। को भी ऑफलाइन है। हाँ 4 को भी, ठीक है। 28 को ऑनलाइन होगा, तो मतलब इतने तुम्हारे एफएसटीज तुम्हें करने के मौका मिल रहे हैं, तो प्लीज उसको करो ना। जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, अब तुम इसमें से भी क्वेश्चन छोड़ोगे तो नहीं चलेगा वो फिर। ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर माना जाता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन देखना, ये वाले मैंने टॉपिक सोचा है तुम्हें आज कराने का, तो लेट्स सी, मैं ट्राई करूंगी कि हो जाएंगे। डिपेंड आप पे ही करता है, जितना आप चीजों को जल्दी जल्दी करेंगे, जितना जल्दी कैच करेंगे, जितना जल्दी मेरे को क्वेश्चन करके दिखाएंगे, उतनी जल्दी चीजें होंगी। ये वाली सारी टॉपिक्स, ठीक है। और इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लाई हूं आज, और वो करेंगे, ठीक है। और जिसने अभी तक नीट के पीवाईक्यूज किए ही नहीं है, भैया पहले जाओ और नीट के पीवाईक्यूज करना। मॉड्यूल मत उठा लेना किसी भी इंस्टीट्यूट के, चाहे फिर वो अवंती की हो, चाहे आप कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट के लेके बैठे हो, जब तक आपने एनसीईआरटी के और नीट के पीवाईक्यूज ही नहीं लगाए। और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है फिर कहीं और, फिलहाल कहीं पता चले मॉड्यूल उठा के बैठ गए, मॉड्यूल से फिर अच्छा खासा डिमोटिवेशन आ जाता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन इजी नहीं होते हैं, ठीक है। वेटेज देखना है इसका, वेटेज नजर मारो, बहुत ज्यादा नहीं है इसका वेटेज, सिर्फ 2023 में एक क्वेश्चन, 2022 में एक क्वेश्चन, लेकिन अब क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, क्यों? सिलेबस रिड्यूस हो गया। तो इस बार 2024 में 2 क्वेश्चन आने वाले हैं इसके, ठीक है। बट अभी तक के लिए मैं आप लोगों को ये डेटा दिखा रही हूँ, 2023 में एक आया था, और क्वेश्चन इसमें से थ्योरेटिकल आएंगे। आपका यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता ही नहीं है, अगर आया भी ना न्यूमेरिकल, वैसे तो ना के बराबर चांसेस हैं, बट अगर आया तो वो मोल कंसेप्ट जैसा ही कुछ पूछा जाएगा उसमें, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो उसके लिए ना ये मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ, तुम तो मुझे बताओगे नहीं कि क्या डाउट है टेस्ट में, तो कुछ मेरे को हुस्नवाज ने बोले थे, कुछ मैं अपनी तरफ से ले आई हूँ, हो सकता है और भी क्वेश्चंस जो तुम लोगों के डाउट हो, तो आप लोग फटाफट मुझे ये करके बताएंगे, फिर इसको फटाफट करेंगे, 2 दिन में ये खत्म कर देंगे अपन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहला तुम्हारा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन ईच कार्बन ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल इज। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हैंड रेज करते हैं। अभी 37 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए, और मेरे को एक बार प्लीज लास्ट में याद दिला देना, गूगल फॉर्म शेयर करूंगी फॉर योर अटेंडेंस, ठीक है। ओके, तो 37। मैं आपको एक इशू बताना था मेरे को, हाँ बोलो ना। मैम। जैसे कि अब जो टेस्ट हुआ था ना, उसके अंदर ना मतलब मेरे साथ भी और 2-3 बच्चों के साथ, और ना हमारा टेस्ट बीच में ना अपने आप एंड हो गया था, और फिर जब हमने उस लिंक को ओपन करके दोबारा से अपनी आईडी और फोन नंबर डाला ना, तो वो दोबारा से रीस्टार्ट हो गया था। बट जब मेरा रीस्टार्ट हुआ था, उसके अंदर आधे आंसर्स जो है वो हट गए थे, तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो दोबारा से अटेम्प्ट करने पड़े थे। अच्छा, ये तो फिर टेक्निकल ग्लिच है, तो जब तुम ऑफलाइन जाओगे ना, तो ये बता देना आप लोग अपना प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, इसको कहीं लिख लेना। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करोगे, एक बार हैंड रेज करना। नहीं कर रहे हो मतलब कोई हैंड रेज, मतलब ये तुम लोगों का हुआ ही नहीं था क्वेश्चन, और ना डाउट पूछा तुम लोगों ने मुझसे। तरिष्का का हुआ है, बाकी ज्योति, कोमल, एक चेतना, नूरसबा, महक, अनम। अनम आप बताओ। मैम मेरा 2 था इसका आंसर। गलत था, फिर वो गलत हो गया होगा वो। 2 कैसे आएगा बच्चे, मेरे को एक बार बताओ, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p2 होती है ना, तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट में लिखूं तो यही होगा ना, 2s2 2p2। यस मैम। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये एक्साइट हो जाएगा, ये देखना एक बार। हाइब्रिडाइजेशन से तो है ये क्वेश्चन, ये देखो। अब बेंजीन की आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन मालूम होनी चाहिए भाई, मैंने तो ऑर्गेनिक भी पढ़ा दी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो यानी कि sp2 ये एक बच जाएगा। दिस इज योर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विच डज नॉट टेक पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, यही मतलब हुआ ना, यही तो पूछ रहा है वो। द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन ईच कार्बन एटम, तो हर एक कार्बन एटम पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रह जाएगी। तो इसका आंसर क्या आना था बेटा? 1 आंसर। किसका ठीक है? किसका ठीक था?
तनिष्का ठीक था तुम्हारा? यस मैम, ये वाला करा था। सृष्टि ठीक था, बाकी सबका गलत था जितने बच्चे बैठे हुए यहाँ पे, क्या किया ही नहीं था। स्किप किया था मैम। स्किप किया था, नहीं करना चाहिए था भाई, नहीं करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन देखो। मैम इसके लिए मैं श्योर नहीं थी, पर फिर भी मैंने लगा दिया था 1। अच्छा तुक्का लग गया फिर तो, चलो कोई नहीं, जिसका होया नहीं हुआ आप देख लेना, मतलब देख लिया होगा। इन द रिएक्शन, देखो ये तुम्हें एक रिएक्शन दे रखी है, तुमसे पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइपोफॉस्फाइड आयन आर प्रोड्यूस फ्रॉम 10 मोल ऑफ फॉस्फोरस। ये तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। हालांकि पी ब्लॉक के क्वेश्चन को नहीं, पी ब्लॉक ये तो तुम्हारा ग्रुप 15 12th में आता है। हाँ ये तुम्हारा है मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल ऑफ हाइपोफॉस्फाइड, ये है तुम्हारा फॉस्फोरस ये है। लेकिन सबसे पहले क्या काम करना है, स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चंस करने के लिए तुम लोगों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना। यस मैम। हाँ तो बैलेंसिंग कैसे करोगे इसके, फॉस्फोरस 4 है, बताओ यहाँ पे 2 करूं क्या? गुड इवनिंग, बताओ क्या कहते हो? मैम 4 करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि फोस्फोरस तो फिर अगर आप 2 लगाओगे तो वो 2 ही होंगे। अच्छा Yes, यहाँ ma'am. पे भी फॉस्फोरस है। अच्छा ठीक है मैम। वो भी तो स्टेबल करना पड़ेगा। बताओ। अच्छा वो ये 3 जी फिर मैम बोलो। मैम वो H2PO2 नेगेटिव पर 3 करना पड़ेगा। ठीक है 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 फॉस्फोरस और 1 ये सही हो गया। और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ, 6 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। 6 और 3 9 है, तो मैम OH में हम 3 लगा देंगे ना, ठीक है हो जाएगा। फिर हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर कहाँ करोगे? रिएक्टेंट की साइड। तो रुको मैं लिख दूं क्या, ये रिडॉक्स से आया हुआ है ना क्वेश्चन, मतलब मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स वाली रिएक्शन उन्होंने इंटीग्रेट करके दे दिया है। रुको यस मैं मैम। लिख लेती हूँ बेटा, देखना इन्होंने पूरी लिख के ही नहीं दी थी भाई इक्वेशन। अब देखना ठीक है क्या, बैलेंस्ड है, चेक करें। मैम शायद H2O में 3 आएगा। मैं चेक कर लेती हूँ, 3 और यहाँ पे 6 9, और यहाँ पे हाँ अब हो गया 9। फोस्फोरस देख लो 4 ही है ना, हाँ। ऑक्सीजन चेक करो, 3 और 3 6, और यहाँ पे 6। अब बैलेंस्ड है, देखना। यस यस मैम। अब हो जाएगा, अब तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल है, शायद इसका आंसर 5 आया था। अच्छा देख लेते हैं क्योंकि मेरे को आंसर नहीं है इसका। 1 मोल फॉस्फोरस से आपको कितने मोल वो मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाइपोफॉस्फाइड 3 मोल मिल रहे हैं। तो 10 मोल से कितने मिलेंगे? 30। 30 आया। हाँ थी। 30। तो आंसर इसका 30 होना चाहिए, देखना क्या है इसका आंसर। 30 है मैम। 30 है, यस ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे सारा खेल क्या था, बैलेंसिंग का ही खेल था, समझे गए? ठीक Yes, है ma'am. तो यहाँ पे बैलेंसिंग ही करनी थी आप लोगों को। चलो आगे, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आप लोगों के पास वो सॉल्यूशन का पीडीएफ भी आ गया, उसको भी जरा टाइम निकाल के देखा करो बच्चों, आप लोगों की मिस्टेक्स को एनालाइज कर पाओगे। मैम इसमें तो ऑप्शंस थोड़े गलत है, डी ऑप्शन में सेकंड 2 बार आ रखा है। अच्छा लेकिन पेपर में तो ठीक था ऑप्शन। नो मैम, पेपर में भी गलत था। पेपर में भी गलत था, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो कोई नहीं, देखती हूँ मैं, बट फिर भी इसका आंसर आ जाएगा, करके देखो। मैंने तो ये अटेम्प्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा ऐसा, ठीक है एक बार करने की ट्राई करना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ना, रेजोनेंस के क्या क्या रूल्स है। सबसे पहले आप देखोगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा होंगे उसको आप पहले लिखोगे, ठीक है। तो देखते हैं हम, यहाँ पे कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है बेटा, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे 1 पाई। यानी कि बेटा सेकंड और फोर्थ वाला तो सबसे पीछे जाएगा। कैन यू सी दैट, देख पा रहे हो? यस Yes, यस मैम।
मेरे को सिर्फ इसी ऑप्शन में दिख रहा है, बी ठीक है। ऑप्शन होगा फिर। ठीक है, बी ऑप्शन पे डायरेक्ट टिक मार्क करो। हो सकता है ये डी वाले में भी आप फंस जाते, अगर मान लो यहाँ पे सपोज 4th होता तो, है ना। तो देखो इसको अब कैसे करेंगे, यानी कि 2nd और 4th तो पीछे आएगा सबसे, ठीक है। अब ये देखो कि 4th और 2nd में इन्होंने कैसे, पूरा देखते हैं हम, इसको पूरा समझते हैं। 4th वाला सबसे कम क्यों है एंड 2nd वाला उससे पहले क्यों है, वो आप देख पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज व्हाई 2nd इज मोर स्टेबल देन 4th। क्लियर हो गया, ठीक है। यस मैम। अब हम देखते हैं कि उसके बाद फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों, फर्स्ट में ऐसा क्या है और थर्ड में ऐसा क्यों क्या नहीं है। तो इसमें देखो ना क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है। इसमें देखो ना कार्बन पे नेगेटिव है, देख पा रहे हो, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव दोनों में सेम है, लेकिन कार्बन पे नेगेटिव है, इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव है। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन थर्ड वाला, ठीक है। और 2nd और 4th ऑन द बेसिस ऑफ देयर कि कितने पाई बॉन्ड है। हो जाएगा ये क्वेश्चन। मैंने आई थिंक ये वाला क्वेश्चन वैसा ही है, ऐसा मैंने शायद, मुझे याद नहीं है, बट क्लास में भी करवाया था जब ये टॉपिक करवा रही थी। तो अगर आपको रेजोनेंस वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन मेरी बात सुन के भी बहुत बच्चे को नहीं समझ में आया होगा, फिर वो यही रीजन है आप लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस वाले क्वेश्चन बेटा पेपर में आते ही रहते हैं, ठीक है। हाँ करवाया होगा लक्ष्य, ठीक है। तो उसको पूरा मेरे डिटेल लेक्चर से देख लो, मैंने पूरा 1 दिन लिया हुआ है, मैंने किसी भी चैप्टर में कंजूसी नहीं की हुई। बेशक आप खोल के देख लेना बिटली शीट। हाँ, जीओसी मैंने पता नहीं कितने, याद नहीं है, 13-14 लेक्चर में शायद करवाई होगी। तो आप जाके उसको डिटेल में मस्त पढ़ो बैठ के, बस टाइम होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। ये देखो, आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। आई होप हुस्नवाज तुम्हारा वो क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे जो तुमने मेरे से 2 पूछे थे, एक और जो पूछा वो भी मैं आगे करवाऊंगी। आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब आपको कार्बोकेटाइन बताना है, कोई मुझे बताएगा, ट्राई करेगा। और मुझे लास्ट में प्लीज बता देना गूगल फॉर्म शेयर करने का। 41 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए हैं क्लास। आज तो नवनीत भी क्लास में आई है, अरे क्या बात है। आज नए नए चेहरे क्यों दिखाई दे रहे हैं भाई मेरे को। सुगंधा, दिशा आ गई है, रिया आ गई है, ज्योति आई है क्या, ज्योति। ए आ रहा है क्या लक्ष्य, ए क्यों आ रहा है। यस ए बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, अच्छा स्टेबल ये, अच्छा चलो क्यों होगा। एक तो तुम कह रहे हो रेजोनेंस से होगा स्टेबल, और हाइपर कंजुगेशन सर्जरी मान लिया। टर्शरी को छोड़ो, उससे पहले हाइपर कंजुगेशन वाला जीत जाएगा। इसमें ऐसा रेजोनेंस वाला फैक्टर नहीं है, ये मैंने हटा दिया। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे तो रेजोनेंस भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है रेजोनेंस, और यहाँ पे भी हो रही है। तो तुम लोग ए को कैसे मार्क कर रहे हो भाई, बताओ ना। और जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन आएगा वो तो 6 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल है। फिर तुम लोगों को तो सी आंसर देना चाहिए था, मेरे को बी क्यों दिया। जो जो करके आया था वो गलत हुआ होगा भाई। हाँ जी, यहाँ पे 2 फैक्टर है ना, पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबल कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर कर रहा है, साथ में ये भी तो कर रहा है, अलाइल कार्बोकेटाइन है ना ये। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, देखो। और ये हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबलाइज हो रहा है, देखो ना, इसमें तो मस्त कंजुगेशन चल रही है देखो, और ये इसको कर रहा है। तो सी इज करेक्ट बच्चों। किसका ठीक। मैंने यही था करा था। अच्छा, बाकी यही सोचा भी यही था क्या सुहानी। मैम ये याद तो आया था, तो फिर बाद में यही लगा दिया था। किसी और का ठीक हुआ था क्या ये क्वेश्चन। मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, ओके। ये तो खाली पेज कहाँ से आ गया, चलो ये वाला क्वेश्चन करना। कोई बात नहीं, होता है कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को दिख जाते हैं जो आप चैप्टर तो पढ़े हुए हैं बट फिर भी स्टिल वो नहीं हो पाते हैं, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन जो मैंने पढ़ा रखे हैं उसमें से भी नहीं करोगे तो वो थोड़ा खराब लगेगा मुझे। लाइक अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर बाइटल वाले में किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ था, 2-3 बच्चों को छोड़ के,
ये वाला क्वेश्चन बताओ मेरे को, ये वाले बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं भाई। 3 ग्राम ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल इज कन्वर्टेड कंप्लीटली, ये तुम्हारा रिडॉक्स से है और थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट है इसमें। 3 ग्राम of an oxide of metal is converted completely into its chloride having mass 5 gram. Equivalent weight of metal will be. किसने किया था ये क्वेश्चन? हाँ जी, हम 1 मिनट कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, टेक योर टाइम। और तुम्हारा नेक्स्ट मंडे जो होगा यानी कि 22 को मैं तुम लोगों को मिलूंगी, तो पहले दिमाग में बिठा लेना कि मैं पेपर सोल्व करवाऊंगी, ठीक है? तो जितने भी तुम्हारे 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 के 50 क्वेश्चन को मैं क्लास में करवाऊंगी, ठीक है? और ये फाइनल रहा क्योंकि तुम खुद से नहीं कर रहे हो कुछ भी, तो क्लास में ही आपकी एनालाइज हो जाएंगी मिस्टेक्स। देखो बच्चे, ये है तुम्हारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वाले कॉन्सेप्ट से, याद आया क्या किसी को? यस मैम, वो ग्राम इक्विवेलेंट वाला। ठीक है, तो आपके जो मिली इक्विवेलेंट्स हैं ऑक्साइड के, या मैं बोलूं ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं मेटल ऑक्साइड के, ग्राम इक्विवेलेंट, उसके बाद तुम तो बोल ही नहीं रहे, तुमने ही पूछा था मेरे से बेटा, ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड। ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने? यस मैम। यस मैम। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे तुम बताओ? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास होता है, यस ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख दूं गिवन वेट, गिवन मास लिख देते हैं, चलो। किसका? मेटल ऑक्साइड का। मेटल ऑक्साइड का। और डिवाइड में इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्साइड किससे बनना है? मेटल का ऑक्साइड, एमओ और ऑक्सीजन से ना। तो मैंने ये लिख लिया। ऐसा क्यों लिखा वो भी बताती हूँ, रटना नहीं है आप लोगों को। ऐसे यहाँ पे आप लिख लो बच्चों, ऐसे ही आप यहाँ पे लिख लो, क्या? गिवन मास ऑफ मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड, जो कि हो जाएगा 35.5, और ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है? यस मैम। मेटल ऑक्साइड का कितना मास दिया हुआ इन्होंने ऑलरेडी? उन्होंने दिया हुआ 3 ग्राम, और मेटल क्लोराइड का दिया हुआ बेटा 5 ग्राम। और हमें मेटल का निकालना ही है, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, चलो ठीक है, बस हो गया। ये कितना दिया हुआ? 3 ग्राम, और ये दिया हुआ 5 ग्राम। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं आ जाएगा? 33 आ रहा है। बस ऐसे करना था ये। तो एक काम करो, ऐसा वाला जो क्वेश्चन है ना, जो सेम क्वेश्चन है, इसको अपनी नोटबुक में लिख लो, जहां पे मैंने रिडॉक्स का कराया था ना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, वहीं पे ही उसी फॉर्मूले के जहां पे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाए होंगे, वहां पे लिख लो, इसको मेंशन कर लो। क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे हो सकता है आगे भी आपको देखने को मिले पेपर, ठीक है? आई होप कि हो गया होगा। अगर हो सकता है कि आप लोगों के और भी डाउट्स हो, क्योंकि बेटा 50 क्वेश्चंस थे और मैंने यहाँ पे 4-5 लिए, जो मेरे को, जो वो बोलते हैं ना, मेरी अंतरात्मा कह रही थी कि आपको ये वाले क्वेश्चंस नहीं हुए होंगे, और हो सकता है नहीं होंगे, तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? तो फाइनली हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों को चैप्टर आते हैं, तो आप लोगों को आता है, तो आप लोगों को आज ट्राई करना है कि क्वेश्चंस के मुझे आंसर करने हैं, बट मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलूंगी, सो डोंट वरी, ठीक है? तो सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को ये पीरियोडिक टेबल टिप्स पे याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए, कि ठीक है, कौन कौन सी सारे आपको रटी हुई होनी चाहिए। अभी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक मत करो, वो मैं आप लोगों को उसमें कराऊंगी 12th क्लास में। बाकी तुम्हें ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 to 18 टिप्स पे याद होने चाहिए सारे एलिमेंट्स के नेम, ठीक है जी? और ये भी ध्यान रखना, जो डी ब्लॉक है 3rd to 12th ग्रुप तक, कितने ग्रुप होते हैं? 3 to लेकर 12 तक, उनको ये भी बोला जाता है बेटा 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, ये भी बोला जाता है, तो ये भी आप मेंशन करना, ठीक है?
यस मैम। सारे, ये तो तुम लोगों का फेवरेट चैप्टर है, इसमें तो एक्टिव हो जाओ थोड़ा, ठीक है। उसके बाद ये देखो लेंथेनम और एक्टिनियम, मैंने आप लोगों को शायद जब पढ़ाया था तो बोला था ये दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, बट इनको एफ ब्लॉक के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। 57 to 71 आपके लेंथेनोइड्स होते हैं बेटा। अभी तो आप लोगों को ये नया लग रहा होगा क्योंकि आपने 12th में नहीं पढ़ा है, बट आपको याद जरूर रखना है ये। 89 to 103 आपके एक्टिनोइड्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। Yes, 7 पीरियड्स होते हैं एंड आपके 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है ये आपकी, तो इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। याद करो मेंडलीव ने एटॉमिक मास के बेसिस पे किया था, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था उसमें एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया है, ठीक है। याद आ रहा है थोड़ा बहुत? यस मैम। ठीक है, तो 18 ग्रुप्स है, याद आना ही चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं पूरा याद आना चाहिए। 18 ग्रुप्स इन 7 जो होते हैं आपके वो पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको नोमेनक्लेचर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 2 टॉपिक के अभी मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने वाली हूँ। बस मुझे ये बता दो, क्या आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आती है? यस यस मैम। ठीक है, एक बार फटाफट देख लो, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 1s 2s 2p 3s 3p, जल्दी से आ जाओ और अपनी नोटबुक, रफ नोटबुक निकाल लो, क्योंकि तुमने फेयर में नोट्स वगैरह सब बना रखे हैं। कुछ नहीं करना आज, तुम्हें सिर्फ रिवाइज करना, और जो तुम्हें लग रहा हो ये तो नई चीज मैम ने बता दी, जो क्लास के टाइम हो सकता है नहीं बताई हो, वो अपने लिख लेना एनसीईआरटी में। 6s 6p 7s 7p, उसके बाद 4s वाली रो में 3d आ जाएगा, 3d 4d 5d 7d, और 6s वाली रो से 4f 5f, खत्म। इसी ऑर्डर में तुम्हें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है मेरे बच्चों, ठीक है, ठीक है। और ये क्या था तुम्हारा फर्स्ट पीरियड है ये, ठीक है, फर्स्ट पीरियड है। दिस इज योर सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड 7th पीरियड। मैम जो 4f है वो 5s के बाद आता है वो? नहीं 6s वाले में आएगा ना बच्चे। अच्छा ओके मैम। देखो कल गलत तो नहीं लिख दिया कहीं कल, ठीक है, ठीक है। और इससे आप ये भी पता लगा सकते हो कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड, क्योंकि आपको पता है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 एलिमेंट होते हैं, इसमें 8 एलिमेंट होते हैं, है ना, 8 ही इलेक्ट्रॉन। इसमें भी 8 एलिमेंट होते हैं, इसमें 18 होते हैं, इसमें 18 होते हैं, इसमें 32 होते हैं, इसमें 32 होते हैं। कर सकते हो ये? यस मैम। यस मैम। बाकी बच्चे सबकी आवाज आनी चाहिए। उसके Yes, अलावा ma'am. ये Yes, क्या ma'am. रखना है, Yes, ma'am. हीलियम, नियोन, आर्गन। आर्गन के बाद क्या होता है, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, ठीक है। हीलियम किसका है, फर्स्ट पीरियड का, ये भी मालूम होना चाहिए, नोबल गैस। मान लो आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। पूरा लिखने की बजाय पता चले कि मतलब तुम्हें पता चल जाए कि नियोन सेकंड पीरियड का, तो इसकी नहीं लिखनी पड़ेगी। आर्गन तुम्हारा थर्ड पीरियड का हो गया, क्रिप्टोन फोर्थ का हो गया, ये फिफ्थ का हो गया, ये सिक्स्थ का हो गया। चेक करते रहना अपने पीरियोडिक टेबल से, देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, Yes. रेडोन, नीचे वाला याद नहीं करना है तुम लोगों को, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। कितना होता है इसका, हीलियम का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम 2 होता है, इसका 10 18, और इसका कितना होता है क्रिप्टोन का 36, जीनोन का कितना होता है 54, 54, और रेडोन का होता है 56, 86। ठीक है। 5 है, अच्छा हाँ, यहाँ 6D कर लो, हाँ थैंक्स चेतना, यहाँ 6D कर लो बेटा, 3D 4D 5D 6D, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, यस मैम। ठीक है। जैसे अगर मान लो आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो, 1s2 2s2 2p6 3s1 लिखते हो। ये तो क्या है, नियोन है ना, दिस इज योर नियोन। यस मैम। यानी कि इससे तुम क्या समझे, अगर तुम नियोन लिख रहे हो तो उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो उसकी नेक्स्ट शेल वाला होगा, क्योंकि नियोन इज फ्रॉम योर सेकेंड पीरियड। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हो रहा है, 3 वाले में। यानी कि पहले तुम्हारा क्या आएगा, पहले तुम्हारा आएगा नोबल गैस आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक मिनट को, हाँ यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चे। पहले तुम्हारा आएगा, लिखो एक बार ये, NS N-1D N-2F और NP, ये लिखना है एक बार, मैं तुम्हें बताती हूँ ये क्या लिखा है मैंने, लिखना। पहले एक काम करो, F लिख लो, इजी होगा समझने में तुम लोगों के लिए। लिखो PNG क्या है, प्रीवियस नोबल गैस। एक बार देखना इसको आना,
यहाँ पे देखना मैंने क्या फिल किया, कोई भी पीरियड ले लो, सपोज तुम ले लो 5th पीरियड ले लो, पहले मैंने NS वाला फिल किया, ये इसके नीचे वाला देखो NS वाला, फिर N-2F, यही तो है, 6 में से 2 माइनस करोगे, फिर N-1D एंड देन NP, देखना यही लिखा मैंने। यस मैम। तो किसी के भी तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो लिख देना, लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि तुम्हें ये चीजें ऑलरेडी मालूम है, फिर भी आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में पढ़ सकते हैं, पहली चीज, ठीक है। उसके अलावा क्या तुम्हें नोमेनक्लेचर लिखने आता है? यस मैम। एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर आना चाहिए कि 1 को अगर आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? अन बोलोगे, 0 को मिल, सेकंड को बाय, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, है ना, और हेक्सा, सेप्टा, ऑक्ट, और 9 को इन लिखोगे। पीछे जैसे मान लो 101 है तो 1 के लिए आप लिखते हो अन, 0 के लिए लिखते हो नील, इसके लिए अन, ये पूरा लिखने के बाद पीछे ईएम से इसको कंप्लीट कर देना बच्चों, ठीक है। तो पहले 2 टॉपिक क्या थे आपके? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, मैंने बता दिया, ठीक है। कोई भी तुम्हें एटॉमिक नंबर दिया हो, तुम्हें फट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी आनी चाहिए लिखने, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स तुम्हें पता होने चाहिए। अब इसके बेसिस पे मैं तुम्हारे लिए जो क्वेश्चन लाई हूँ, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है जिन बच्चों ने मेरे से क्लास अटेंड की है उन्होंने ये क्वेश्चंस भी कर रखे हों, ठीक है। तो जैसे मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो तुम लोगों के लिए है वो ये है, काउंट करते जाना कितने क्वेश्चन हो गए आज की क्लास में, फटाफट से मुझे आप रिएक्ट करोगे क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, जहां मुझे लगेगा कि बच्चे फंस रहे हैं वहां पे मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताते हुए चलूंगी। तमन्ना ने हैंड रेस कर लिया है, ओके, काफी बच्चों ने हैंड रेस कर लिया है, वेरी गुड, शाबाश, 13 स्टूडेंट्स ने हैंड रेस कर लिया है, यस वेरी गुड। कविता यादव बताओ बेटा क्या आंसर होगा? मैम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन होगा, सेम क्वेश्चन, नीट सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, उसमें शायद 119 का था, आई एम नॉट श्योर, एक बार चेक कर लेना, नीट 2022 में आया है सेम क्वेश्चन। तो पहले वो जेई में पूछा उन्होंने, फिर वो नीट में भी पूछ लिया, तो इसलिए मैं कहती हूँ कई बार अगर आप लोगों ने नीट के PYQs कर लिए तो लास्ट के 5 साल के आप जेई के भी कर लो, ट्रस्ट मी, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अन का मतलब 1 बेटा, या यहीं पे देख लो अन, 0 का मतलब नील, 9 का मतलब इन, और पीछे ईएम लगा देना। और अगर दोबारा ये क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे 4 नंबर पक्का। ये वाला क्वेश्चन करो मेरे बच्चों कि 6th पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल फिल होते हैं, वही सेम ट्रिक जो अभी बताया मैंने, 6th पीरियड में कौन से ऑर्बिटल जो है तुम्हारे फिल होंगे। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया चल रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद कोई क्लास है तुम लोगों की? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिजिक्स की है क्या? बायो की। बायो। ठीक है, 45 स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर गए बच्चों। क्लास से नहीं जाना आप लोगों को, आप लोगों की अटेंडेंस नहीं लगती है, फिर मैं क्लास के एंड में गूगल फॉर्म शेयर करूंगी। जितने भी बच्चों ने हैंड रेस किया सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दो बेटा। अराउंड 16 स्टूडेंट्स ने हैंड रेस करे। D4 ड्रैगन बोल रहा है दक्ष, यस। 6S 6P, ये देखो बच्चों, दिस वन 6S 4F 5D 6P, तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है मेरे बच्चों। ये वाला क्वेश्चन करो, which of the following configuration is correct for iron? You should know the atomic number for iron. स्कैंडियम तेरी विदाई करके, आई थिंक मैंने आप लोगों को ये ट्रिक बताई थी ना, यस मैम। स्कैंडियम तेरी विदाई कर, मैं फ्री हो गया, उसके बाद मैंने निक्कर कुर्ता जीन्स पहन ली, ठीक है। तो अभी के लिए मैं तुम्हें फिर भी बता देती हूँ 26 होता है आयरन का, तो करो बच्चों, करो मेरे बच्चों। हो गया। हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके, तो कैसे किया देखो, 26 के आसपास जो नोबल गैस होती है वो आर्गन होती है हमारे पास, ठीक है। आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुम्हें बता रही हूं मैं, ठीक है। आर्गन के पास हीलियम, नियोन, आर्गन 3rd पीरियड का है, तो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो 4s में होगा मेरे बच्चों, ठीक है, फिर 3d में होगा। तो कर लो, 4s में कितने होंगे? 2 होंगे, 18 और 2 20, और बाकी के जो 6 बचेंगे वो किसमें? इसमें। क्लियर है? तो यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट मेरे बच्चों, वेरी गुड। ये भी तुम्हारा नीट का PYQ है, ठीक है, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन करो, नीट 2015 में बहुत बढ़िया चल रहे हो,
द नंबर ऑफ, ये आराम से करना, ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं. द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ द. एक बार अपना पीरियोडिक हो जाए, केमिकल बॉन्डिंग हो जाए, तो ये लगेगा अपने को 4 चैप्टर कर लिया अपने, फिर आराम से अपन थर्मोडायनेमिक और इक्विलिब्रियम पे टाइम दे सकते हैं बेटा. क्योंकि आप लोगों की क्लासेस 15 फैब तक लगेंगी और अपने पास लगा लो 13-14 लेक्चर और बचे हैं आज की क्लास के बाद. 13 to 14 लेक्चर्स में अपन को हमें कोशिश करनी है कि जो आप, मुझे कोशिश करनी है कि जो आप लोगों के वीक चैप्टर हैं वो रिवाइज हो जाए. आप लोगों के एग्जाम कब से हैं पहले तो मुझे ये बताओ. मैम 15 फैब के लास्ट. फैब के लास्ट में 15 से. मैम 15 फैब. अच्छा, तो फिर अगर तुम लोगों के 15 से है तो क्लासेस फिर तुम्हारी 10 या हो सकता है कि 10 फैब तक लगे. तो अभी डेट शीट नहीं आई. अच्छा, नहीं आई है क्या? फिर तो अभी कोई फिर टिप्पणी नहीं कर सकता आप उस पे. चलो, आ रहा है क्या आंसर? डी आंसर आ रहा है बच्चों. इज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ द. सबका डी आ रहा है क्या? चलो फिर मैं ना देखूं क्या? चलो करके देख लेते हैं एक बार. क्लोरीन में देखो ना क्या होगा. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. कितने हैं बेटा इसमें p इलेक्ट्रॉन? चेक करना. 6 और 5 11. ठीक है. और Fe2+ में डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अभी लिख रही कॉन्फ़िगरेशन तो 4s2, 3d6, बट डी की +2 की हो जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन. तो यस, ये बिल्कुल सही तुमने बताया. मेरा मुझे आंसर इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन. वेरी गुड बच्चों. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज, दिया हुआ है तुम्हें. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. तुम लोग तो फटाफट आंसर दे दो, क्या बात है. और बच्चे हैंड रेज करो. शाबाश, बहुत बढ़िया चल रहे हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. सुहाना, यस मैम. कितना आ रहा है बेटा? कौन सा वाला? 34 वाला. 34 वाला है 33 वाला? बच्चों मैम ये 33 का एलिमेंट है ना? मैम 33 आ रहा है. देखना एक बार ये कितना 33 आ रहा है मैम. 10 और 33. 5 15. ठीक है, तो 15 में आप कितना ऐड करोगे? 18 ऐड करोगे ना? यस मैम. तो 33 वाला आएगा ना बेटा. क्लियर हो जाएगा? हाँ, कैट फिश. मैम एक बार ये बता दो आप फिर से क्वेश्चन, ये वाला. मैं बता दूं, देखो ये आपका थर्ड पीरियड का है. 15 वैसे किसका होता है ये भी तुम लोगों को पता होना चाहिए. फॉस्फोरस का होता है ना, पहले नाइट्रोजन का होता है फिर फॉस्फोरस का होता है. ये सेकंड पीरियड में आता है. ठीक है, और ये थर्ड पीरियड में आता है. ठीक है, आपको इसके नीचे वाला बताना है, यानी कि फोर्थ पीरियड का. तो कैसे करते हो आप? कैसे करते हो? नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर बताओ? 7. इसमें आपने क्या ऐड किया है? +8 ऐड किया ना, तो फोर्थ में आप कितना ऐड करोगे बताओ? 18 ऐड करोगे ना. 15 + 18 33 होगा ना बेटा. आर से यस मैम. समझे गए? ठीक है. और नहीं तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लो ना. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 है, तो नीचे वाले का क्या होगा? 4s2, 4p3 होगा. और इसके बाद वाला तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है कैसे लिखना है. 1s, 2s है ना, 2p, 3s, 3p मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कैसे लिखना है. कर सकते हो आप वैसे बिल्कुल. ठीक है जी, चलिए. यस मैम. उसके बाद हम आगे चलते हैं. पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक नंबर. ये आप लोगों को आते होंगे कि कैसे पीरियड नंबर निकालना, कैसे ग्रुप नंबर निकालना. तो मैं आप लोगों को टेंशन ना लो, मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, लेकिन हाँ आप लोगों को रिकॉल जरूर करा रही हूँ कि कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मेरे बच्चों तुम लोगों के पास आता है जब तुम्हें एटॉमिक नंबर दिया हो एग्जामिनर ने. ठीक है, जब तुम्हें एटॉमिक नंबर दिया हो एग्जामिनर ने, तो ध्यान रखना पीरियड नंबर जो होता है वो किसके बराबर होगा? अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर दे रखा हो, पीरियड नंबर बराबर होगा पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस. नेक्स्ट
नोबल गैस, ठीक है, जो भी एटॉम, सपोज Z आपका 33 है, आपको बताना है इस एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या होगा। तो इसके आसपास की नोबल गैस कौन सी है बच्चों, कौन सी वाली है बताओ? क्रिप्टोन है, हाँ या ना? जवाब दो मुझे। क्रिप्टोन है, और क्रिप्टोन कौन से पीरियड का आता है बच्चे, कौन से पीरियड में आता है? फोर्थ। तो यानी कि जिस ये एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर इतना है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? फोर्थ से। और अगर आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के करनी है तो आप वैसे भी कर सकते हो। अभी मैं फिलहाल क्या बता रही हूँ ये सुनना आपको, मैं तब के लिए आपको बता रही हूँ जब आपको एटॉमिक नंबर गिवन हो, ठीक है? तो आप लोग पता कर लेना जो भी आपको एटॉमिक नंबर गिवन है उसकी पास वाली नोबल गैस कौन सी है। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जिनोन है, रेडोन है, कौन सी है, ठीक है? तो आप उस नोबल गैस का आपको पीरियड नंबर पता चल जाएगा, और वही पीरियड नंबर क्या होगा जो इस एटॉमिक नंबर के एलिमेंट का होगा, सेम, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज बच्चे, जो लेंथेनाइड्स होते हैं, मैंने अभी बताया 58 to 71, ये मैंने पहले भी बताए थे, एक बार दोबारा बता दे रही हूँ। 58 to 71 वाले लेंथेनॉइड्स होते हैं, 6 पीरियड रहता है इनका। 90 to 103 7 पीरियड के होते हैं लेंथेनॉइड्स रहता, सॉरी एक्टिनॉइड्स रहता है, ठीक है? ये एफ ब्लॉक होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट 6 to 7 पीरियड, ठीक है? ग्रुप नंबर इनका ध्यान रखना 3rd B होता है। ये देखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये रहा, ये देखो, ये रे 3rd B में है ना, ये देखो 3rd B में बिलोंग कर रहे हैं ये लेंथनम और एक्टिनियम, देख पा रहे हो? और ये 6th पीरियड, ये 7th पीरियड, ये आप लोगों को माइंड में रखना है, ठीक है बच्चों? उसके बाद अगर मान लो तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर 104 या 104 से ऊपर वाले हों, तो उसमें तो तुम्हें सिंपल आपको ध्यान रखना है पीरियड नंबर हमेशा 7 ही होगा उनका। और ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, आपको उस एटॉमिक नंबर के लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। जैसे अगर 104 है तो ग्रुप नंबर 4, 112 है तो ग्रुप नंबर 12, 115 है तो ग्रुप नंबर 15, 118 है तो ग्रुप नंबर 18। बताए थी वाली चीज, ये बहुत इजी होता है अगर आपको एटॉमिक नंबर दिए गए हो 104 या उससे ऊपर वाले, ठीक है? कहां तक देंगे आपको? 118 तक देंगे। बट जेई में एक बार 119 और 120 पे क्वेश्चन आ गया था, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है तो नीट में भी आ सकता है। तो 119 का कौन सा पीरियड हो जाएगा फिर? 9 8 पीरियड। 9 तो पीरियड ही नहीं होते भाई, 8 पीरियड हो जाएगा, ठीक है? और ग्रुप का पीरियड फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा। एंड इन केस ऑफ 120 सेकंड ग्रुप। वेरी गुड, सेकंड ग्रुप हो जाएगा। ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है जी? यस मैम। ठीक है, तो आप ये इसको लिख लेना। एक बार मैं इसको इरेज कर दूं क्या? इरेज कर दूं? ठीक है, ओके। चलिए आगे आते हैं बच्चों, ठीक है? इसने ये दिया हुआ, उसके बाद आप ग्रुप नंबर और कैसे निकाल सकते हैं, इन्होंने एक और तरीका भी मेंशन किया हुआ है, 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर। ये तो आप ध्यान रखेंगे, तो वो बोलते हैं ना जिनको हम दिमाग में रख सकते हैं कि देखते ही माइंड में क्लिक कर जाएगा कि ये होगा। वैसे अगर मान लो तुम्हें एटॉमिक नंबर गिवन है तो 18 प्लस जो एटॉमिक नंबर है वो माइनस जो नेक्स्ट नोबल गैस है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है? इफ द वैल्यू ऑफ दिस, कौन बताएगा आंचल का ये आंसर? सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन से वाले ग्रुप में है, पीरियड में है, ठीक है? पीरियड 3rd P में होंगे बच्चे। अगर मैं बात करूं, ग्रुप की पूछा ना उसने, 3rd B में होंगे बेटा सबसे ज्यादा। देखो इसमें स्कैंडियम, यट्टरबियम, लेंथनम की पूरी रो है, यहाँ से निकल के आई है। एक्टिनियम में ये पूरी रो यहाँ से निकल के आई है, ठीक है बच्चे? चलिए, कौन से पीरियड में होंगे फिर? ये ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं, 6th पीरियड में ही होंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि 7th पीरियड तो इनकम्प्लीट था। ओके मैम, ठीक है, चलिए। हाँ, तो मैं कहाँ थी? मैं थी कि अगर तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर हो तो 18 प्लस जो एटॉमिक नंबर है गिवन वो माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, ठीक है? उससे आप निकाल लोगे कि ग्रुप नंबर क्या होगा, ठीक है? अगर मान लो तुम ये फॉर्मूला सॉरी यूज कर रहे हो और तुम्हारी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो 18 की जगह तुम्हें क्या ले लेना है? 32, ठीक है?
हालांकि इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन कम आते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को कर लेनी चाहिए। ठीक है, हो जाएगा क्या, एक बार चेक कर लो। जैसे कोई भी ले लो, तुम 33 ले लो, मेरे दिमाग में यही चल रहा है। तो 18 + 33, इसके पास की नोबल गैस 36 है। देखना कितना आ रहा है ग्रुप नंबर। किसका? अच्छा, इसका हाँ 15। 15 आ रहा है, देखना एक बार। यस मैम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मान लो बेटा तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो, तो उस केस में पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर और तुम्हारा ग्रुप नंबर कैसे निकलेगा, ये तुम्हें देखना है। कौन बताने वाला है ये, बताओ, पढ़ के आए हो ना घर से? हाँ जी, मैं बताऊं? हाँ बताओ, बिल्कुल बताओ। मैम पीरियड में तो हम देखा आउटर मोस्ट शेल में कैसा है, या हाईएस्ट वो एनर्जी कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब हम एन देखेंगे उसमें। वेरी फिर गुड। हम ग्रुप पे आते हैं, तो ग्रुप में एस ब्लॉक है, तो हम एन देखें, मतलब कि लास्ट सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर 1 है या 2 है तो एस का ग्रुप 1 और 2 हो जाएगा। और पी ब्लॉक है तो 10 ऐड कर देंगे जितने भी लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड हो रहे हैं। और वेरी डी में हम n-1 डी कर देते हैं और हमारा आ जाता है। फिर ब्लॉक हम निकालते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक, वेरी गुड सुहानी, सब कुछ सही बोला है, बस थोड़ा डी वाले में गड़बड़ कर दी। देखो, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो ना, सपोज मैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और मैं ले लेती हूँ 4s1 3d10, तो आपसे अगर मैं पूछूं इस ये कौन से पीरियड का, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू देखनी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, हाईएस्ट वैल्यू देखनी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, वही उसका पीरियड नंबर हो जाएगा। तो इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का जो पीरियड नंबर हो जाएगा 4, वैसे ये जिंक है। ठीक है, और ब्लॉक कैसे देखते हैं, जिस जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से वाले ऑर्बिटल में गया वो। जैसे मैंने लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ डी में डाला है तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी में डालती तो पी वाला, एस में डालती तो एस वाला। ठीक है, ये देखो। और अगर मान लो मुझे ब्लॉक का पता लगाना हो, अगर मान लो मेरे पास एस ब्लॉक है, ठीक है, तो ग्रुप नंबर आपका किसके, सॉरी, अगर मुझे ग्रुप नंबर पता लगाना होता तो पहले आपको मालूम होना चाहिए एस का है, पी का है, डी का है, किसका है। तो ये अगर एस ब्लॉक का है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वही क्या होगा, उसका ग्रुप नंबर होगा इन केस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जैसे तुम देख लो ना सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1, देखो वैलेंस शेल में कितने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, ग्रुप नंबर हो जाएगा। पी ब्लॉक में आप लोग क्या करते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस उसमें 10 ऐड कर दो, वही ग्रुप नंबर हो जाएगा, बेशक करके देख लो। डी ब्लॉक में आप क्या करते हो, n-1 डी सब शेल और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना, तो आपको ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। जैसे इसमें देखो 1 + 10 11, और जिंक 11th ग्रुप का ही होता है। ये देखो यहाँ पे आओ, कहाँ गया, ये रहा, कहाँ गया, ये देखो जिंक 12 का होता है। अच्छा सॉरी, अरे अरे, एक मिनट रुको, मैंने वो गलत लिख दिया। 11 आपका ये कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन था, ये देखो कॉपर आपका 11th का, देख रहे हो, कॉपर आपका 11 Yes, है, 1 3d10 वो 29, मैंने जिंक गलत लिख दिया, आई एम सो सॉरी। वो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है 29। ठीक है, कुछ बच्चों ने समझ लिया होगा जब मैंने लिखा होगा जिंक तो। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर। ठीक है, अच्छा अगर बात करूं बेटा मैं एफ वाले की, तो एफ ब्लॉक का तुम्हें कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखो एफ ब्लॉक का जो ग्रुप होता है वो बेटा 3rd बी होता है, बस खत्म। इसके लिए कुछ ज्यादा, इसके लिए कुछ नहीं ध्यान रखना आप लोगों को। हो गई ये वाली चीजें क्लियर, नोमेनक्लेचर देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली, पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, ब्लॉक नंबर सारे। अब क्वेश्चन करोगे क्या? yes, यस क्वेश्चन मैम। करने से पहले मैं आप लोगों के लिए 2 एनसीईआरटी की स्निपिंग लेके आई हूँ, जल्दी से। मैं आप लोगों को मैं 15 सेकंड देख रही हूँ, 15 सेकंड में मुझे 2 क्वेश्चन करके बता दो, पढ़ लो, एक बार रीड कर लो और मुझे कंफर्म कर दो यस मैम ठीक है, आगे चलो। The elements Z is equal to 117 and 120 have not yet been discovered. In which family or group would you place these elements and also give the electronic configuration in each case? Next problem कहती है, how would you justify the presence of 18 elements in fifth period of the periodic table?
ये दोनों क्वेश्चन मुझे एक बार जल्दी से पढ़ दो और कहो कि मैम यस मैम ठीक है। बढ़िया चल रहा है। 117 का तो ग्रुप नंबर 17 हो जाएगा, 120 का सेकंड हो गया। तभी मैंने कहा था जेई में 120 और 119 का दिया, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। तो तुम्हारा अभी तक नहीं आया है 118 से ऊपर इन योर नीट एग्जाम, बट आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए आगे चलूं। चलो इसमें देखो कैसे जस्टिफाई करोगे। 18 एलिमेंट्स है फिफ्थ पीरियड में। फिफ्थ पीरियड में हमें पता ही है कैसे जस्टिफाई करोगे। फिफ्थ पीरियड में कौन कौन से वाले ऑर्बिटल फिल होते हैं? 5s है ना, और बोलो 5s होता है, 4d होता है और 5p और 5p होता है। बस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 10 और इसमें 6, तो 18 हो जाएंगे। क्लियर? हाँ Yes, ma'am. हाँ यस, कॉपर और क्रोमियम आपके एक्सेप्शन होते हैं, ये तभी मैंने ऐसे लिखे बेटा। लगे हाथ, चलो ये भी बता ही देती हूँ। आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन आप 4s2 3d9 नहीं लिखते हैं। ऐसी कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन आप 4s2 3d4 नहीं लिखते हैं, 4s1 3d5 लिखते हैं। रीजन क्या है? हाफ स्टेबिलिटी और फुल स्टेबिलिटी। ये जो स्टेबिलिटी है वो किस वजह से आता है? हाईली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि डी 5 है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और हाई एक्सचेंज एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं, इधर देखो डी में 5 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सारी की सारी डी जनरेट है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो जितनी ज्यादा बार वो एक्सचेंज करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उस केस में स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये आप लोगों के एनसीईआरटी का सेट क्वेश्चन भी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे, ये तो अभी करवा दिया मैंने। द एलिमेंट विद Z इज इक्वल टू 120 नॉट येट डिस्कवर्ड विल बी एन। बच्चे आप लोगों Ma'am, को second option. हाँ, मैं 8 बजे 8:05 पे मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म शेयर करूंगी। सारे के सारे 47 के 47 बच्चे अटेंडेंस लगा के जाएंगे। आलस नहीं करना है आप लोगों को, आलस मार देते हो आप लोग, लेजीनेस आ जाती है आप लोगों में। ठीक है, वेरी गुड मेरे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नीट 2017 का बेटा, और ये वाला भी, ये दोनों क्वेश्चन करो और मुझे कंफर्म करो यस मैम हो गया है। इस चैप्टर पे हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बच्चों को ये चैप्टर आता है। केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा अपन टाइम लगा लेंगे क्योंकि 16 नंबर का चैप्टर है वो, और तुम्हारे टेस्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। वेरी गुड बच्चों, जो बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, वेरी गुड, गुड गोइंग बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। कुछ बच्चे तो हर एक क्वेश्चन में हैंड रेस कर रहे हैं। आज ज्योति नहीं आई है क्या? हर्षित, डिम्पल, लक्ष्य है क्या? लक्ष्य, नबनिता बताओ भाई, कहाँ गुम हो? मैम मैं बताऊं? नहीं, सृष्टि थोड़ी ना बताएगी सारे। रीवा मैम ए ऑप्शन। मैम बोलो। मैम इस टेस्ट के अंदर 710 मार्क्स किसके आए थे? 7 आउट ऑफ क्या 710 नंबर किसके आए थे इस टेस्ट में? आए हुए हैं क्या? मुझे नहीं पता है किसके आए हैं। इसमें टॉपर मार्क्स। अच्छा, टॉपर के मार्क्स हैं क्या 710? पता नहीं बेटा किसके आए हैं, देखना पड़ेगा। ए आ रहा है क्या? यस मैम, ये तो ए आ रहा है, दूर से ही पता चल रहा है। 114 लास्ट के दो, अगर 104 या उससे ऊपर 118 तक आप इजीली पता लगा, इवन 120 तक आप पता लगा सकते हो कि ग्रुप नंबर क्या है। तो 14 ग्रुप यानी कि कार्बन फैमिली। नेक्स्ट वाला बताओ, कौन से वाले ग्रुप में प्लेस करने वाले हो इसको बेटा? सी ऑप्शन। हाँ, सी ऑप्शन पक्का। पहले तो आप ये देखो ये कौन से ब्लॉक का है, क्योंकि आप जब तक ब्लॉक नहीं मालूम चलेगा नहीं पता लगा सकते हो कौन से ग्रुप में। मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आ रहा है क्या सबका? देखो बच्चों, इन्होंने ना ये जांच कंफ्यूज करने का, पहले आप 4s फिल करते हो फिर 3d फिल करते हो। देखो 3d में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4s आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो, उसके बाद 3d में भर रहे हो, तो डी ब्लॉक का है।
और जब डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है तो हम उसमें n-1d और ns के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके पता लगाते हैं, यानी कि 3+2 5th ग्रुप जो होगा उसमें इस एलिमेंट को प्लेस करोगे। कौन है ये, कौन है ये है 10 और ये कितना हो गया 12 18 और 20 और 23 स्कैंडियम तेरी वेनेडियम है बेटा ये, ठीक है, वेनेडियम है, स्कैंडियम तेरी विदाई करके, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो मेरे बच्चों। मुझे याद दिलवा देना, 8/5 पे गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगी, मैं बार बार बोल रही हूँ तुम लोगों को, इसका मतलब कुछ होगा तभी बोल रही हूँ बेटा। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 59 एंड 105 बिलोंग्स टू रिस्पेक्टिवली। करो बच्चों, वेरी गुड। सी ऑप्शन। यस, 58 to 71 तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेंथेनॉइड्स, तो ये 59 है, तो यस लेंथेनो, एक ही ऑप्शन है, एंड 105 वाला 5th ग्रुप। सिंपल है ना। चलिए बच्चों, ठीक है। Yes, ma'am. तो मैंने ये वाले टॉपिक आप लोगों को कवर करवा दिए हैं। उसके बाद अब हमें करने तो ये टॉपिक हैं, तो लेट्स सी कि कितना हम 8-20 तक कर पाते हैं। तो सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। कोई मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में थोड़ा सा बता पाएगा, क्योंकि तभी मुझे पता लगेगा कि आपको टॉपिक आता है, फिर मैं डायरेक्ट फिर आप लोगों का उस पे चलूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर क्वेश्चन पे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बच्चों। मैम जो इफेक्टिव यस बेटा बोलो। मैम जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट वगैरह सबको लगा के जो इफेक्ट आता है न्यूक्लियस पे, वो उसी को हम जेड इफेक्टिव कहते हैं। वेरी गुड। और कोई ये इलेबोरेट हम इसके करेगा? अंदर मैम इसके अंदर ना जो सबसे अंदर वाला जो हमारा ऑर्बिटल होता है ना, उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और सबसे आउटर वाला जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर कम होता है, और जो फर्स्ट ऑर्बिट और लास्ट वाला ऑर्बिट होता है उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन भी होता है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें थोड़ी हल्की मैम स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है न्यूक्लियस की वजह से, तो इस पूरे टोटल मतलब टोटल प्रोसेस को हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो वेरी गुड जिन्होंने बताया है। देखो, जब भी हम बात करते हैं ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेके, ठीक है। जो हमारा टारगेट होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। हम ये देख पाते हैं, हम ये पता करते हैं कि न्यूक्लियस की कितनी पावर को फील कर पा रहा है, न्यूक्लियस कितना चार्ज जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील कर पा रहा है। जैसे सपोज सोडियम पे +11 है, ये न्यूक्लियर चार्ज है। क्या ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या +11 का न्यूक्लियर चार्ज फील कर पा रहा है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की 1s2 2s2 2p6 3s1, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी तो हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है, इसको ही हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, जो ये अंदर वाले, इनको बोलते हैं हम इनर इलेक्ट्रॉन्स मेरे बच्चों। यस, शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर वही होता है, इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करके रखते हैं, जस्ट लाइक माई फोन डिस्प्ले, है ना। जो ये स्क्रीन गार्ड है वो मेरी फोन के डिस्प्ले को स्क्रीन करके प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ऐसे ही अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करके रखते हैं। तो जितना चार्ज उसने फील करना चाहिए था +11 का, उतना वो चार्ज फील नहीं करता है, एक्चुअल से थोड़ा कम करता है, +11 से थोड़ा कम करता है। तो जेड इफेक्टिव जो आप लिखते हो वो लिखते हो Z माइनस सिग्मा। Z क्या है आपका 11 इन केस ऑफ सोडियम, सिग्मा आप स्लेटर रूल से निकालते थे, वो आप लोगों को नहीं करना टॉपिक, वहां से क्वेश्चन ही नहीं आता है, ठीक है। तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक्चुअल में कितना इस इलेक्ट्रॉन ने चार्ज फील किया। दिस इज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ध्यान रखना, हाइड्रोजन के केस में नहीं लगाना होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के केस में। वाई? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन के सिस्टम में देखा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। बस ध्यान रखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैं लिख भी देती हूँ बेशक यहाँ पे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/साइज। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा प्यार मोहब्बत होगा न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, उतना साइज छोटा होगा। और ये रहता है आपका ऑर्डर।
एस का सबसे अच्छा होता है क्योंकि न्यूक्लियस के पास होता है, पी देन डी एंड देन एफ। एफ का बहुत ही घटिया होता है। ठीक है, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है बेटा, अगर मैं लेफ्ट टू राइट बात करूंगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है ना, कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन फील करते हो। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम जाते हो आप तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, बट जेड इफेक्टिव जो होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, उस वाले फैक्टर को हम डोमिनेंट नहीं मानते हैं। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लो बेटा यहां तक। किसी को कुछ कहना था क्या? मेरे को आवाज आई थी किसी की। ठीक है, और बेटा ये वाला भी चीज ध्यान रखना, जेड इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज बाय नेगेटिव चार्ज के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मानते हो? तभी तो लेफ्ट टू राइट क्या है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना, ये +11 है। ये पोटेशियम में कितना होता है, इनके एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, चार्ज अच्छा ये तो डाउन द ग्रुप, आई एम सो सॉरी। मैम 8 बज गए। अच्छा ठीक है, बेरिलियम में देखो 2 का, इसमें 5 का, इसमें 6 का, 7 का, और ये देखो 8 का और ये 9 का। देख रहे हो बढ़ रहा है न्यूक्लियर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, +4 +5 +6 +7 +8 +9। तो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़े। तो ध्यान रखना जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो देखो इन्होंने एक क्वेश्चन भी करके दिखा रखा है, अगर तुम्हारे पास एक N+ है, एक N है, N नेगेटिव है, बताओ भाई जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या होगा, लगा सकते हो? यस मैम। ठीक है, और इन्होंने कुछ ये देखो नीचे वाली स्पीसीज भी ले रखी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। सेम वही करना, ये तो मैंने तुम्हें कल वाली क्लास में भी शायद, नहीं तुम्हें नहीं, 12th वालों को बताया था। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में देखो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कैन यू सी दैट? तो ये चीज आपको लोगों को पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो पता करो, इनको क्लास में करवाई गई थी। यस होता है? यस मैम। ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा? एक बात देखो, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही तो उसकी ताकत होगी ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा, तभी तो ये लिखा है मेरे बच्चों मैंने। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद देखो, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी गूगल फॉर्म शेयर। ठीक है, उसके बाद बच्चे इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियाई बता सकते हो क्या होता है, और इन अ ग्रुप क्या होता है? पीरियड जो रेडियस होता है वो कम होता है और ग्रुप में बढ़ता है जब हम नीचे जाते हैं तो। वेरी गुड, ठीक है। अरे रुक जाओ बच्चा, टेंडेंस शीट कहाँ भागोगे, मैं ही भेज देने वाली हूँ, शांति रखो। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जनरल, इन जनरल क्या कहते हैं हम बच्चे, पढ़ना है ना तो पढ़ो ना। लेफ्ट टू राइट हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? लेफ्ट टू राइट मैं बोलती हूँ कि साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इन जनरल अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों ग्रुप की, तो ग्रुप में मैं क्या बोलती हूँ, डाउन द ग्रुप आपका साइज इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, बोलो, यही बोलती हूँ मैं। लेकिन एक्सेप्शंस भी होते हैं, एक्सेप्शंस भी होते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं आपके सेकेंड पीरियड की, तो सेकेंड पीरियड में लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, यही होगा, बताओ। नहीं मैम, एक्सेप्शन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। वो आयनाइजेशन एनर्जी में तमन्ना, आई एम टॉकिंग अबाउट एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ना अभी, यस मैम। है ना, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। कंफ्यूज नहीं हो ना, आयनाइजेशन एनर्जी का तुम बोल रहे हो। लेकिन ध्यान रखना इसमें नियोन की सबसे ज्यादा होती है, सेकेंड पीरियड में सबसे ज्यादा नियोन की होती है बेटा एटॉमिक रेडियाई। वाई? क्योंकि इसमें हम वंडरवॉल रेडियाई कंसीडर करते हैं, और वंडरवॉल रेडियाई तुम लोगों को पता है सबसे ज्यादा होती है बच्चों। मुझे लग नहीं रहा तुम लोग रिवाइज करके आए हो बच्चों घर से, ये चीज पता है तुम लोगों को? यस मैम। तो कल पढ़ के आना जब आओगे तो मेरी क्लास में, फिर कोई फायदा नहीं है करवाने का बेटा। ठीक है, फिर तो मैं डिटेल में ही कराऊं तुम लोगों को, फिर तो 3 लेक्चर लूंगी मैं इसके पूरे। आप लोग पढ़ के आओ ना घर से। वंडरवॉल रेडियाई और मेटेलिक, वंडरवॉल रेडियाई सबसे ज्यादा होती है, फॉलोड बाय मेटेलिक और आपकी कोवेलेंट रेडियाई।
नियोन में हम वंडरवॉल रेडियाई पढ़ते हैं बच्चों, इस वजह से नियोन की जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है, लीना ने की रब से फरियाद, बिल्कुल सेम चलेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है बच्चों। और अगर मैं बोलूं बेटा मांगे कार सेंट्रो, ये भी सेम है। ग्रुप, ये ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया। याद करो ग्रुप 13 में एक्सेप्शन थी, यस यस मैम, गैलियम और एल्यूमिनियम। हेलियम और एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की, हेलियम की कम हो जाती है एल्यूमिनियम से। क्या क्या रीजन था, डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, डी पुअर इलेक्ट्रॉन्स। शील्डिंग इफेक्ट, तो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ग्रुप, अच्छा ग्रुप 14 में बताओ मेरे को किसकी ज्यादा हो जाती थी, याद आ रहा है थोड़ा, बताओ। ग्रुप 14 में मैंने आपको Phosphorus। बताई थी, मैम एस फास्फोरस, एन और पीबी की। हाँ एस एन और पी पीवी। में एफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाने की वजह से उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता था, तो उनका साइज छोटा हो जाता था। याद आ रही है, ये मैं तुम्हें ग्रुप 13 और 14 में पढ़ा चुकी हूँ, यस ठीक है मेरे मैम। बच्चों। चलो उसके बाद एक काम करो, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया क्या, एक मिनट रुको। हाँ एक काम करो, ये आप क्वेश्चन करो, ये आप क्वेश्चन करो, तब तक मैं वो फॉर्म जो है ढूंढ लेती हूँ बेटा। करो आप लोग क्वेश्चन, अब ये वाला करो। पढ़ना अच्छे से, डिटेल में जो मेरा लेक्चर है ना, लेक्चर के जो नोट्स हैं उसको बेटा अच्छे से पढ़ना है। ये वाला करो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद करो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कंसेप्ट अभी पूछूंगी मैं आप लोगों से। मैम दूसरा क्वेश्चन लगा दो। बेटा मैंने फॉर्म शेयर कर दिए, फिल कर देना उसको। ये थर्ड क्वेश्चन है एंड दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। हो गया। देखो बच्चों, ये सारे ही क्वेश्चन आपके एटॉमिक, जो आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कॉन्सेप्ट है ना, वहां से है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आप लोगों को पता है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता नहीं कितनी बार बता दिए मैंने कॉन्सेप्ट, जैसे Na+ हो गया, Al+3 हो गया, Mg2+ हो गया, O2 नेगेटिव हो गया, N3 नेगेटिव हो गया, ये F नेगेटिव हो गया, है ना, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो ध्यान रखना बच्चे, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना आपकी आयनिक रेडियाई क्या होती है, कम होती है, और कम जितना होती है। नेगेटिव चार्ज होता है उतना आपकी आयनिक रेडियाई ज्यादा होती है। इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अनायनिक रेडियाई सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल एंड देन कैटायनिक, बस ये याद रखनी है। यस सबका बी आंसर आ रहा है, वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड। आर्गन तो न्यूट्रल है, और इन दोनों को कैसे डिफाइन करोगे, एक्सप्लेन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ इनका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ, बी आ रहा है क्या, बी है सबका। आपको बेटा मैंने गूगल फॉर्म शेयर किया है, एक बार मैं दोबारा कर देती हूँ, आप प्लीज अपने अटेंडेंस लगा देना। यस बच्चों वेरी गुड, बी इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि कैल्शियम तो सबसे क्या आएगा, बेटा मांगे कार सेंट्रो ना, ठीक है। तो कार का तो सबसे ज्यादा होगा कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, उसके बाद फोस्फोरस का, क्योंकि क्लोरीन तो ग्रुप 17 में आता है, ये ग्रुप 15 में ही आ जाता है। ये वाला बताओ, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग बच्चों। मैम डी। कितना, बी, वेरी गुड। हायर द नेगेटिव चार्ज हायर विल बी द आयनिक रेडियाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अनायनिक रेडियाई, देन न्यूट्रल एंड देन कैटायनिक, बहुत काम में आएंगी ये चीज। ये वाला क्वेश्चन करो मेरे बच्चों, ये तो तुम्हारे उसमें भी आता है टेस्ट में, बहुत मैम फेवरेट। इसका फिर बी ऑप्शन है। हाँ ठीक है, जैसे जैसे आप O2 नेगेटिव से Al+3 पे जाओगे तो सिग्निफिकेंट डिक्रीज होगा, किसमें ए होगा अनम, अंकिता किसमें होगा बेटा, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है। अच्छा हाँ ए होगा भाई, सो सॉरी, ए होगा, ए होगा, बिल्कुल ठीक बोलो। बी किस, कौन बोल रहा था भाई मेरे को,
ये मैम मैंने बोला था। ऊपर सारे बी बोल रहे थे भाई, ऐसे मत करो, ठीक है। ये पहले तो ठीक है, तो उसके बाद ऑप्शन कर दो। नेगेटिव, Cl नेगेटिव, आर्गन K प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये करना है। उसके बाद देखो आयनाइजेशन एनर्जी का मैं आप लोगों को ये बता दी, तो पढ़ना क्या क्या है, तो क्योंकि तुम लोग नहीं पढ़ के आते हो बच्चों, मैं आप लोगों को ये नोट शेयर करूंगी, आप लोग इसको भी पढ़ लेना। आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे पहले तुम्हें मतलब पता होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, कि एनर्जी आप देते हो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, किसी दूसरे एटम से उसकी जोड़ी ना बनी हो, अकेला हो बंदा, ठीक है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यूसली बढ़ती है, ठीक है। सेकंड, जैसे मान लो किसी में से आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालो तो उसके करस्पॉन्डिंग थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, तो थर्ड सबसे ज्यादा होगी, फॉलोड बाय सेकंड एंड फर्स्ट, ठीक है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन अगर सॉलिड स्टेट में है तो पहले उसको आप सब्लिमेशन एनर्जी देके उसको गैसियस फॉर्म में चेंज करो। ध्यान रखना, आपका एटम गैस नहीं है, आपको उसको गैसियस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी में क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन एनर्जी देते हो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो वो हमेशा क्या रहता है बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस रहता है। एंड आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है तो उसकी यूनिट आप लोगों को पता होनी चाहिए, किलो जूल पर मोल। सारे आपको ट्रेंड पता, आप लोगों को सब पता होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, सेकेंड पीरियड में क्या होता है ना, सेकेंड पीरियड में क्या होता है बच्चों, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, एक्सेप्शन मालूम होनी चाहिए। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में मैंने तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी का क्या बताया था, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। यही पूछूंगी मैं आके सबसे पहले तुम लोगों से, ठीक है। और उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस कराऊंगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर ये क्वेश्चंस कराऊंगी, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन हेल्प के हैं, ठीक है। तो ये चीजें बेटा पता होंगी ना, तभी मजा आएगा करवाने का, ठीक है। आई होप कि सबने फॉर्म भर दिया हो अपना गूगल फॉर्म, ठीक है। और इसको फिर मैं कराऊंगी अब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मुझे आप प्लीज मतलब बता देना तुम लोग करना क्या चाहते हो, क्वेश्चन भी करना चाहते हो, थ्योरी भी करना चाहते हो, तो बेटा फिर मेरे को एक लेक्चर और लगेगा, फिर मैं 3 लेक्चर्स में ही करा पाऊंगी ये कंप्लीट, ठीक है। 2 लेक्चर्स में पॉसिबल नहीं हो पाएगा सारा करवाना, ठीक है। क्वेश्चंस करवा देना बस। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी, और जो जो क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाते हुए चलूंगी, ये ठीक है ना। यस मैम। ठीक है, डन, फिर डन। क्या हुआ, आप लोग मुझे जब तक समराइज करो क्या क्या बताया मैंने, इम्पोर्टेंट। पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल ट्रेंड बताया था। हम्म। फिर मैम अगर हमें इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग अगर लिखनी होगी ईसी तो उसका ट्रेंड बताया था। वेरी गुड। उसके बाद आपने क्वेश्चंस करवाए थे, फिर पीरियोडिक नंबर जो होता है, पीरियोडिक नंबर अपने नोबल गैस जो नेक्स्ट नोबल गैस होती है उसके इक्वल होता है, ये बताया था। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सारी चीजें ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आईयूपैक भी नेमिंग भी बता दी थी मैंने। फिर मैम अपने एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था, 104 से 108 के बीच में देखता है लास्ट 2 नंबर्स को देख करके। वेरी गुड, एक्टिनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में बताया था। वेरी गुड। 58 to 71 सिक्स 71 पीरियड का होता है, 89 to 103 आपका 7th पीरियड का होते हैं, एफ ब्लॉक होते हैं। वेरी गुड। ग्रुप नंबर भी इनका 3rd बी होता है, वेरी गुड। और बाकी के भी बता सकते। पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर और ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं उसको करा था। बोलते जो अच्छा लग रहा है। एटॉमिक रेडियस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जेड इफेक्टिव, ये सारे हमने पढ़ा था। और ग्रुप में हमने ट्रेंड्स देखे थे, और पीरियड में ट्रेंड्स देखे थे एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई के। आर ए और आर ए का सबसे ज्यादा होता है, फिर आर एन मतलब न्यूट्रल, और फिर सबसे कम होता है हमारे कैटायन का। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपको ना अच्छे से देखो, हो सकता है कि आप लोगों ने रिवाइज भी कर रखो, बट मैं कहूंगी कि अगर मान लो ये चैप्टर तुमने पहले रिवाइज किया था, हो गया इसको मान लो कुछ टाइम हो गया, लगभग 1 या 2 महीना हो गया इसको रिवाइज करे हुए, तो दोबारा इसको उठाओ। अब रिवाइज कैसे करोगे, रिवाइज आप करोगे नोट्स में से, मेरे क्लास नोट्स में से, उसमें मैंने डिटेल में कराई हुई एक एक चीज, उसको रिवाइज करके आओगे। नेक्स्ट क्लास में आप फटाफट से
क्वेश्चन चलेंगे। पहले आयनाइजेशन एनर्जी के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, जहां पे लगेगा आप क्वेश्चन में फंस रहे हो वहां पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट बताऊंगी। फिर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के करेंगे क्वेश्चन, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के करेंगे, और फिर आप लोगों के कुछ और भी है ना क्वेश्चन, लाइक न्यूट्रल ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये दोबारा बताऊंगी मैं। कुछ एसिडिक नेचर वाले भी कंपाउंड्स है जो तुम्हें ध्यान रखना अलग से, तो वो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, तो ये आप लोग करके आना, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। बिकॉज अगर क्वेश्चन नहीं होंगे ना तो फिर क्या होगा, फिर एक और लेक्चर देना पड़ेगा जो कि मैं देना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तो ये Yes, बहुत सारे मैंने तुम्हें क्वेश्चंस दिए हैं, कम से कम 20-25 क्वेश्चन है ये। आराम से मस्त मजे से बैठ के करना टाइम निकाल के। ठीक है, हालांकि इसमें सारे मिलेंगे तुम्हें, आयनाइजेशन के भी मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के भी मिलेंगे, इन सबके नहीं मिलेंगे क्वेश्चन। तो ये भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊंगी बेटा। ठीक है, यस ओके मैम। ओके तो अच्छे से करो। और जो हमारा मंडे वाला डे होगा जस्ट आफ्टर योर टेस्ट, मतलब संडे को, संडे के बाद वाला मंडे जो होगा तुम्हारा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका वो करेंगे, क्या बोलते हैं, टेस्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, वो फिक्स है, मैंने कर दिया।